सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा, आपको भी मेरा नमस्कार। सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाई और सोनाली, तुम्हें भी एक हेल्दी नमस्कार। क्या बात है, आपके हेल्दी नमस्कार से एक अलग ही प्रेरणा मिल जाती है ना? वो बस यही सोच के बोलना चाहता है कि अगर किसी एक को भी ऐसा लगे ना कि कल से तो मैं कसरत जरूर करूंगा या करूंगी, तो बस ये एक नमस्कार में हेल्दी जोड़ना कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। अब जैसे सिर्फ कसरत करना ही नहीं, बहुत सारी आदतों को भी अपनाना, है ना? बिल्कुल, वो भी स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। जैसे प्लास्टिक से दूरी बनाए रखना, यानी जहां जरूरत ना हो वहीं पर हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है। और प्लास्टिक जो है उन्हें कम से कम हमें इस्तेमाल करना है। कपड़े की थैली लेकर बाजार जाएं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हम प्लास्टिक को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि आज है विश्व पृथ्वी दिवस। तो हमारी वसुंधरा को हमें हरा भरा रखना है और अगली पीढ़ी तक उसे और हरे भरे रूप में सौंपना है। बिल्कुल। तो वैसे तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं और बहुत सारी बातें पालते भी हैं। तो आप क्या क्या कर रहे हैं अपनी पृथ्वी को बचाए रखने के लिए, हमें जरूर लिखकर भेजिए। आप कौन से प्रयास करते हैं? क्या क्या प्रयास और क्या क्या बदलाव उन्होंने किए हैं। और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम मूंगा साड़ी आसाम के बारे में जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे साथियों ने पहले से कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और बच्चों की दुनिया में अगर चलें तो बच्चों की पढ़ाई में आजकल AI का इस्तेमाल होने लगा है। हाँ, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जरूरत होने लग गई है। स्कूलों में भी कुछ इस तरह से पढ़ाई अब होती है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई बच्चों के लिए स्टडी होती है। लेकिन वहां पर अब ये होने लगा है कि बच्चों को जैसे ही समझ में आता है कि ये तो आसान है, तो वो वहां उसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, शॉर्टकट अपनाने लग गए हैं बच्चे, है ना? तो इसे रोकना बहुत जरूरी है और उन्हें ये बताना जरूरी है कि अपनी अकल लगाओ। यानी अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग जो है ताउम्र ताजा रहेगा और हमारे साथ रहेगा, है ना? और शब्द हमारा, विचार आपके। इस सेगमेंट के अंतर्गत आज का शब्द है विनम्रता, जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। विनम्रता के बदौलत हमारे रिश्तों में सुधार आता है। ऐसी बातें हमारे श्रोताओं ने भर भर के लिखी है। बिल्कुल लिखी है। और देखो ना, विनम्रता बनी रहती तो अहंकार का वो जो बोध अंदर कहीं आ जाता है सफल होने के बाद, खास तौर पे इंसान को, तो वो नहीं आता। और कई सारे गुण हैं जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, तो हम चाहते हैं और लिखें वो, तो ज्यादा से ज्यादा उनके इस सेगमेंट में हम कमेंट्स को शामिल करेंगे। और भाई बाहर इतनी गर्मी है तो सच में कुल्फी, फालूदा, मिल्क शेक सब कुछ खाने पीने का मन करता है। बहुत मन करता है। बस इसको खाते पीते वक्त हमारे गले का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। मैं देखिए ना, आप सुन रहे हैं हमारी सखियां, सोनाली हर बात के लिए हिदायत दे रही कुछ मानने नहीं दे रही, लेकिन आप हमारी बात जरूर मानिएगा। और कुल्फी, फालूदा और मिल्क शेक के हमें व्यंजन लिखकर भेजिएगा कि आप घर में कैसे बनाते हैं, बच्चों को कैसे खिलाते हैं। और अब ठंडा ठंडा मीठा मीठा एक गाना हो जाए, चलिए सुनते हैं। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना
एक कविता हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी है कि धरती माँ की ममता निराली, हरियाली में बसती खुशहाली, नीला गगन सुहानी बयार, जीवन का ये सुंदर संसार, नदियाँ गुनगुन गीत सुनाए, पर्वत हमें धैर्य सिखाए, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाए, पक्षी मधुर स्वर में गुनगुनाए, आओ मिलकर प्रण ले, प्रकृति का हम मान रखे, ना काटे वृक्ष ना जल गंदा करे, धरती को फिर से स्वर्ग सा करे। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। और इसी तरह एक संदेश और आया है, ये कहता है कि इस धरती की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास काफी नहीं है, उसमें सबका सहयोग चाहिए दूसरे, और इस पर्यावरण को जो लोग दूषित कर रहे हैं उन्हें समझना, उन्हें रोकना, और ऐसे काम के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन देना है कि वो प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी बचाएं, खुले नल कहीं देखें तो बंद कर दें, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि वर्ष 2026 के लिए पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी आवर पावर आवर प्लैनेट। यह थीम ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन से टिकाऊ और नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बदलने के महत्व पर जोर देती है, जो एक स्थायी भविष्य के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और धरती को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। और 22 अप्रैल 1970 को ये दिन पहली बार मनाया गया। ये 56वां वर्ष है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हम अपने ग्रह को सुरक्षित और हरा भरा रख सकते हैं। और इसी तरह से एक संदेश कहता है कि पृथ्वी हमें जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन, संसाधन देती है, इसलिए इसका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे पेड़ लगाना, पानी की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग, स्वच्छता बनाए रखना। विश्व पृथ्वी दिवस हमें संदेश देता है कि यदि हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पृथ्वी छोड़ पाना कठिन होगा, इसलिए हमें मिलकर अपनी धरती की रक्षा करनी चाहिए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि इस कार्य में सबका सहयोग चाहिए। दूसरी ओर पर्यावरण को जो लोग दूषित करें उन्हें समझाना, उन्हें रोकना और ऐसे काम के लिए उकसाना जरूरी है कि वे प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी बचाए, खुले नल कहीं देखे तो बंद करें, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। ये बहुत सही बात लिखी। और कैसा होता है ना कि दीपा, जब कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई नल खुला होता है तो हम सोचते हैं हमारा थोड़ी काम है, पर ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे की राह ना देखें, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो तुरंत हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर जैसे प्लास्टिक का कचरा इधर उधर पड़ा होता है, बहुत सारे पंछी है उनके गले में अटक जाते हैं, स्ट्रॉ इधर उधर पड़े होते हैं, टिश्यू पेपर का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये पता ही नहीं होता कि टिश्यू पेपर भी लकड़ी से ही बने जाते हैं, लकड़ी को काट करके ही बनाया जाता है टिश्यू पेपर। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत कम, बहुत जरूरी हो। अगर आप होटल में जाते हैं तो हर बार उठा करके उसको हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू, फिर दोबारा हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू, हम प्लेट और वहां पे चम्मच और कभी कटोरियों को साफ करते हैं उसके लिए एक अलग टिश्यू। तो हमें ध्यान रखना है कि कितने हम टिश्यू उठा करके बच्चे निकाल के फेंक देते हैं, कभी कभी खेलने लग जाते हैं। तो इन सब बातों का प्रोत्साहन न देते हुए और कम से कम उन सब चीजों का इस्तेमाल, एक टिश्यू से अगर आप काम चला सकते हैं तो वैसे चलाना चाहिए। और है ना दीपा, ऐसा होता है कि हम दिखावा ज्यादा करते हैं कि अगर घर में टिश्यू पेपर का बंडल रख दिया तो हमें ऐसा लगता कि हम बहुत आधुनिक हो गए। पर पुराने जमाने में याद कीजिए, हमारे घर में जो है कपड़े के नैपकिन रखा करते थे, उसकी प्रॉपर धुलाई होती थी, साफ सुथरे नैपकिन रखे जाते थे इस तरह से। और फिर है ना आजकल छोटी छोटी जो हम लोग बहुत ज्यादा घर में सामान जमा करने लग गए कि हमने देखा, मोबाइल खोला, उसमें ऐड आ गई कहीं कि पहले जब हम डोसा बनाते थे तो हम बैगन को काट के उसको तेल में डुबा के उससे तेल लगा देते थे, या आलू को काट के उससे। पर आजकल उसके लिए स्प्रे वाली बोतल की इतनी ऐड आती है कि बस आप उसमें स्प्रे कर दीजिए। सब्जी बनाने से पहले अगर आपको तेल कम डालना है तो बस स्प्रे कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा ऐसे भी चम्मच से तेल डालेंगे तो कम ही तेल गिरेगा। पर हम लोग इतना ज्यादा यानी उनके कहने में यानी बहकावे में आ जाते हैं और हम खरीद लेते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस इस तरह से आते हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं और आकर्षक दिखते हैं, और हमारा मन फिर कर ही जाता है कि हम इस चीज को खरीद लें। लेकिन खरीदने से पहले वाकई में ये सोचना बहुत जरूरी है, ये क्या हमारी जरूरत का है। और जो एक सोच समझ जो पहले चलते था, सादा जीवन उच्च विचार वाला, वो वापस अपनाने का वक्त आ गया, जहां जीवन सादा हो, यानी कि उतनी ही चीज घर में हो जितनी जरूरत हो, और एक चीज का पूरा इस्तेमाल हो। यानी कि अगर आपने घर में कोई कपड़ा आया, पहले तो ये भी होता था कि टॉवेल अगर कहीं से कुछ कट गया तो वो कोना
काट के और फिर उसको वापस से सिलाई करके उसको पोछे में ले लिया जाता था। तो इस तरह से हम उन्हीं चीजों का रिसाइकल करते थे, उन्हीं चीजों को। पर आजकल हम लोग बहुत ज्यादा दिखावा करने लगे। अब घर भी छोटा, यानी 2-3 लोग ही रहते तो भी हम इतना बड़ा फ्रिज खरीद लेते हैं। ये सारी चीजें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उत्सर्जित करने लग गए हम, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये छोटी छोटी आदतों को अगर हम अपनाएंगे ना, तो हमें कहने की जरूरत नहीं होगी कि अरे कितनी गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है। बिल्कुल। बस इन छोटी छोटी आदतों को हमें अपनाना है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना है। ऐसी बात हमारी एक सखी ने भी लिखी है कि बिल्कुल। तो पृथ्वी दिवस इसलिए ना मने कि हमें पृथ्वी का ख्याल रखना है, बल्कि इसलिए मने कि ये हरी भरी सुंदर है और सबको जीवन प्रदान कर रही है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि मेरे पास 200 प्लांट है और नियम से हम उन बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। जो भी पॉट मिल जाए, टूटी, बाल्टी, बोतल, सब में पौधे लगा देते हैं। जो भी हमारे घर आते हैं उन्हें पौधे उपहार में देते हैं ताकि वे भी इस पर्यावरण के संरक्षण के कार्य में अपना योगदान देवे। कितनी अच्छी बात है ना? बिल्कुल। तो ये भी देखिए एक अच्छा सुझाव मिला है कि आप पौधों को हम गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को उपहार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि जब वो फले फूले उनके घर में तो वो उस पौधे को देख करके याद करें। और इस दिन की शुरुआत 1970 में जो है, इसका श्रेय अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन को जाता है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया था। इस दिन लाखों लोगों ने मिलकर प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाई थी और धीरे धीरे एक वैश्विक दिवस बन गया। तो हम उनका जो श्रेय है, उनकी मेहनत तभी सफल होगी जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी वसुंधरा को हरा भरा रखेंगे। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो।
अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। सोनाली, हमारे पास कुछ ऐसी चीज होती है ना जो नानी की होती है, कोई नानी की साड़ी या नानी की दी हुई कोई चीज, तो हम अपने पास कितना सहेज के और संभाल के रखते हैं। बहुत प्यार से वो नानी की यादें जुड़ी होती है उस चीज नानी में। है, दादी है, या जो हमें बहुत प्रिय होता है या जिनको हम बहुत प्रिय होते हैं, वो अपनी कोई कीमती चीज जब हमें देती है तो कितना सहेज के रखते हैं। बहुत प्यार से सहेज के रखते हैं, है ना। और इसी तरीके से एक बात और है कि महिलाओं का साड़ियों से प्यार, ये भी खुली किताब की तरह सबके सामने है ना। और जब भी वो, अब वो चाहे आज के हम हो या हमारी मम्मी हो या हमारी नानी दादी हो, इन सब का प्यार साड़ियों से रहता ही था। और वो हमेशा जब देती भी थी ना तो यही बोलती थी, इसे संभाल के रखना क्योंकि इसे मैंने बहुत संभाल के रखा है ना। उससे जुड़ी उनकी यादें होती हैं, उसका प्यार होता है। और ना जाने कितनी अनगिनत साड़ियां उनके पास होती है जो दादी से उनकी बहू के पास आती है, उनकी बहू से उनकी बहू के पास आती है, बेटियों के पास जाती है। तो ऐसी ही साड़ियों का संसार हमारे हर घर में होता है। बिल्कुल। और ये प्रीत प्यार हो भी क्यों ना, क्योंकि एक औरत साड़ी में अत्यंत सुंदर दिखती है। और इसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूंगा साड़ी के बारे में जानेंगे, यानी हम असम की ओर चलेंगे। हाँ बिल्कुल। ये जो बेहद खास और प्राचीन विरासत मानी जाती है, ये साड़ी मूंगा साड़ी यानी मूंगा सिल्क से बनाई जाती है। दुनिया की सबसे अनोखी और टिकाऊ सिल्क में से एक है। इसे बनाने में महीनों लगते हैं और ये जितनी पुरानी होती है ना दीपा, उतनी ही चमकदार दिखती है। यही कारण है कि ये साड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में भी दी जाती है। बिल्कुल। और जैसे तुमने कहा कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो ये सिल्क खास तौर पर असम राज्य में ही बनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो ये रेशम है ना, ये सिर्फ असम में ही पाया जाता है। इस कीड़े का एक नाम है एंथेरा एसएमएसिस। ये खास तरह का जंगली किस्म का रेशम है और सोम, सुआलू, मेंजाकरी और पानचपा इन वृक्षों के पत्तियों पर ये पलता है। मौसम के अनुसार इसका रंग कभी सुनहरा पीला या हल्का भूरा हो जाता है। आमतौर पर 125 ग्राम रेशम बनने के लिए लगभग 1000 कोकून लगते हैं और एक साड़ी के लिए लगभग 1000 ग्राम रेशम की जरूरत होती है। तो प्रति एकड़ भूमि पर औसत उत्पादन 400 ग्राम रेशम का होता है और धागा प्राप्त होने के बाद इसमें अलग अलग स्थानों में इसे बेचा जाता है। और इस सुनहरे रेशम को असम का पारंपरिक परिधान जो है मेखला चादर, उसे भी बनाया जाता है कि जो कि बहुत सुंदर होता है देखने में। और असम में बुनाई का एक प्रमुख केंद्र स्वालकुची है, इसे टेक्सटाइल पार्क भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो मूंगा सिल्क का जिक्र प्राचीन ग्रंथों और असम के राजघरानों की वेशभूषा में भी दिखता है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में ये साड़ी सिर्फ असम के राजघरानों की महिलाएं ही पहनती थी, क्योंकि इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और समय लेने वाला था। और असम के राजा और रानी इसे शाही पोशाक के रूप में पहनते थे। और असम में महिलाओं के लिए मूंगा मेखला चादर रखना बड़े गर्व की बात होती थी। इसे आमतौर पर विरासत के रूप में आगे बढ़ाया जाता था। ये शादी दुल्हन को उपहार स्वरूप दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि मूंगा मेखला चादर असमिया महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है और शादी के आभूषणों के सोने के गहनों के समान ही महत्वपूर्ण है। क्या बात है। और इसके अलावा बोहाग बिहू या जैसे त्योहार के दौरान जो फसल कटाई के मौसम के अंत या बसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाता है, पुरुष और महिला दोनों के लिए मूंगा रेशम से बने वस्त्र पहनना ये वहां की एक परंपरा है।
और अब इस साड़ी की मूल्य भाई कैसे कितने तक में मिलती होगी ये साड़ी, अगर इतनी तरीके से बनती और इतना समय लगता है, जटिल है उसका बनाने का तरीका, सब बनाने का प्रोसेस, तो शुद्धता और बुनाई की जटिलता और बॉर्डर कैसी है उस पर बहुत ये सब कुछ डिपेंड करता है। और इस आधार पर अलग अलग रेट की साड़ी मार्केट में उपलब्ध है। 8,000 से लेके 1.5 लाख और उसके ऊपर तक भी इसके रेट जाते हैं। 8,000 से नीचे भी मिलते हैं, लेकिन फिर वही है कि रेशम में थोड़ा दूसरा धागा मिला हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपको प्योर लेना है, सिंपल वाली जो प्योर मुगा साड़ी है, ये 8,000 से शुरू होती है। एक बहुत ही दिलचस्प इस संदेश आया है इसी बात को लेके। हमारी एक सखी ने लिखा है कि हमारे घर में शादियों में खासकर तिलक वाले रस्म में मुगा साड़ी का कपड़ा खोज कर वर पक्ष को दिया जाता है और उसी का कुर्ता पहनकर वर शादी के मंडप में बैठता है। अब तो सारी चीजें रेडीमेड आने लगे हैं, पता नहीं मूंगा सिल्क होता भी है या नहीं, पर आजकल उसी का समय है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कि ये सिल्क भी सही है या नहीं। और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के महिलाओं को सजना बहुत पसंद होता है ना। la 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 la
दीपा, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चलिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली। हमारी एक सखी ने लिखा है दीपा कि सच कहें सखियों, हम ये बातें सिर्फ सुनते नहीं, अमल में भी लाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कल जब हम 2 सखियां बाजार में सब्जियां ले रही थी और जब उन्होंने प्लास्टिक लिया तो हमने उन्हें मना किया और उन्हें कहा कि भाई प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करो। तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात जब है? हम कुछ सुनते हैं तो उसे अमल में लाना भी उतना ही जरूरी है। और हमारे जो बाकी जितने भी श्रोता अगर वो सुन रहे हैं और अगर किसी 1-2 को भी प्रोत्साहन मिले ना, तो सच में ये इस तरह की जानकारियों को आगे शेयर करना, साझा करना सार्थक हो जाता है। और एक हमारे साथी थोड़े से नाराज हो गए हैं दीपा। किस बात? वो कहते कि भाई महिलाओं की जो साड़ी के बारे में बताया जाता है और पुरुषों के लिए भाई सूट, टाई, धोती, कुर्ता, इसके लिए भी एक सेगमेंट होना चाहिए। भाई देखिए ना, इतनी सारी विविधताएं हैं साड़ियों के संसार में। जब वो खत्म हो जाएंगी तो हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर पर मैं दीपा हमारे श्रोता की जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल जो है ना साड़ियों की भी धोतियां सिलवाई जाती है। हाँ, बिल्कुल। कुर्ते बनवाए जाते हैं। कितने देखे हैं कि शादियों में आजकल मम्मी की साड़ियों के लड़के जो होते हैं उसकी धोती सिलवाते हैं, उसके कुर्ते बनवाते हैं। और आजकल तो ऐसा जमाना नहीं रहा कि पहले जेंट्स सोबर सोबर कपड़े पहना करते थे, पर आजकल वो भी अच्छे चमक धमक वाले गहरे रंगों वाले कपड़े भी पहनते हैं। हर तरह के कपड़े पहनिए, चमकदार हो या सोबर हो, लेकिन खुश रहिए। खुश रहना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और इस तरह जो बात हम करना चाह रहे थे आज के जमाने की, तो आज के जमाने में जैसे तुमने कहा कि चमकदार और ऐसे बदलाव आ रहा है, पहन रहे हैं, बदलाव इतना आ रहा है, तो बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि क्लास वर्क की एक नोटबुक अलग और होमवर्क की एक नोटबुक अलग, रफ नोटबुक एक अलग। हम हर चीज जो क्लास में जो टीचर बोलती थी हम हर चीज नोट करके लेके आते। अब बहुत सारे टूल्स ऐसे उपलब्ध हैं बच्चों के लिए, और पढ़ाई का जो सिस्टम है, तरीका है, वो भी कुछ स्कूल में इस तरह से हो गया है। में प्रोजेक्ट्स अब बच्चों को बना के देने होते हैं, उसके लिए कंप्यूटर्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, प्रसिद्ध अगर उसके लिए एक वर्ड अगर ले लिया जाए, तो AI का जमाना कुछ इस तरह आ गया कि उसके बिना अब पढ़ाई आगे बढ़ नहीं पाती। ऐसे में बहुत ज्यादा ये जरूरत हो गई है कि माँ बाप अब ध्यान रखें। अगर उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है तो बेसिक जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। आप स्कूल में भी जाएंगे तो आपको स्कूल में बच्चों के टीचर्स बता देंगे कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सबका जागरूक होना इसके मामले में बहुत जरूरी हो गया। एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा कि बच्चों की पढ़ाई शिक्षा में AI का घुसपैठ, ना मुझे AI के बारे में कोई जानकारी है, हमारे ऐसे कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यही कहूंगी कि जितना जरूरत है इन डिजिटल दुनिया से दोस्ती रखेगी तो दूरी ही बना ले। किताब पढ़े, दुनिया रेडियो सुने, दोस्तों के साथ मिले जुले और सखी सहेली बैठकर सुने। ये हमारी उम्र के लिए बहुत अच्छा है, पर जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं और जो बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं, नई नई तकनीक जान रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। पर वही बात है फिर कि इसका जो है ना, उसकी चाबी जो है ना माता पिता के हाथ में होनी चाहिए, है ना, उसके इस्तेमाल की। सही कहा तुमने, क्योंकि अगर AI टूल्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो सीखने का बहुत अच्छा मीडियम बन सकता है। लेकिन समस्या जो बात हो रही है ना कि तब होती है कि बच्चा पूरी तरह से इस पर निर्भर होने लग जाता है। अब ये देखने में आ रहा है कि बच्चे क्या करने लगे हैं, उस पर AI पर जाकर के चैट खोल लेते हैं और उसके ऊपर सवाल करते हैं। कभी कभी अपने काम का सवाल, कभी ऐसे ही मस्ती में कुछ भी किसी भी तरीके के सवाल वो उठा करके पूछते हैं, क्योंकि वो AI का
टूल का प्रारूप ही इस तरह है कि अगर आप सवाल करेंगे तो वो जवाब देंगे तो वो वहां से आपको जवाब मिलता है, बच्चों को ये खेल लगने लगता है। तो इस तरह से बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी ये जरूरी बात है दीपा कि जब भी बच्चा एआई का इस्तेमाल करे तो आप मोबाइल से इस्तेमाल करे तो आप उसके पास में ही बैठे रहें। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो एआई से कुछ भी सवाल पूछे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप इधर उधर हो, तो बिल्कुल यानी पहले जैसे मैंने कहा, हमारे साथी ने भी लिखा है कि उसकी जो चाबी है आपके हाथ में होना चाहिए। सही कहा। क्योंकि छोटी उम्र जो बच्चे होते हैं ना, स्वाभाविक रूप से बहुत तेज, आसान और दिलचस्प चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और एआई इन जरूरतों को एक साथ पूरा करता है। पहले जवाब के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती थी या बहुत सारी जगहों पर हमें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता था, तो अब तो एआई कुछ सेकंड में जवाब दे देता है और इससे बच्चों को तुरंत संतुष्टि मिलती है। उन्हें बार बार इसका इस्तेमाल करने के लिए वे प्रेरित हो जाते हैं कि अरे ये तो मम्मी पापा तो भी हमें सोचकर बताने में टाइम लेते, एआई तो हमें कुछ मिनटों में ही ये सब बता देता है। बिल्कुल। और देखिए ना, आकर्षण के कारण भी तो कितने हैं। तुरंत जवाब मिल जाता है, मेहनत नहीं लगता, बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाती, होमवर्क जल्दी हो जाता है क्योंकि सवाल अगर उन्होंने जैसे ही उस पर सवाल पूछा वो जवाब तुरंत दे देता है। फिर समय की बचत बच्चों को लगती है और एक जो नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक का जो आकर्षण हम में ही अगर है तो बच्चों में क्यों नहीं आएगा, बेशक आ जाता है। और दोस्तों का भी प्रभाव होता है। अगर कोई दोस्त छोटे बच्चे की उम्र में जब एक साथ पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे, तो एक ने अगर वो सीख लिया है इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करना, तो वो बच्चा किस तरह से बोलता है कि देखिए कितना तो आसान है, तू क्यों बैठ करके इतना सब होमवर्क के लिए इतना सब ये बुक्स में उठा करके सारे उत्तरों को ढूंढ रहा है, ये तो मैं यहाँ पे पूछूंगा और जवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को एक प्रभाव भी अपने दोस्तों से हो जाता है और फिर धीरे धीरे हमें ये दिखने लगता है कि बच्चा इस तरह के जो टूल्स हैं उसका आदी हो रहे हैं, उस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। तो ये आदी नहीं होना है। और सबसे जरूरी बात है दीपा कि बच्चों की शिक्षा में एआई का सीमित उपयोग हो तो सही है, पर इसकी चाबी हमेशा अभिभावकों के पास होनी चाहिए। एआई बच्चों की ज्यादा निर्भरता और उनके स्वाभाविक जिज्ञासा को कम करके मानसिक विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं और अपने आप से किसी समस्या का हल ढूंढना ही नहीं चाहेंगे। शिक्षक बच्चों की आंखों में आंखें डालकर किसी विषय को समझाता है, उनके चेहरे के आते जाते भावों को देखकर समझ जाता है कि उन्हें विषय कितना समझ में आ रहा है या नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ये सब कहाँ समझता है। एक बात गौर करने लायक है कि एक शिक्षक किसी विषय को बच्चों की आयु और कक्षा के अनुसार किसी विषय को समझाते हैं जो एआई नहीं कर सकती। हाँ, उच्च शिक्षा में एआई ज्यादा उपयोगी हो सकता है। ये कमेंट हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उच्च शिक्षा के लिए जरूरत हो सकती है और होती भी है, क्योंकि कई तरह के जटिल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके लिए कभी समय बचाना, कभी या बहुत बड़ी अगर कहीं पे कुछ अकाउंट्स का हिसाब देखना है तो उसे टैली करना, इस तरह की चीजों के लिए बेशक हम मान सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल अच्छा है। लेकिन फिर क्या है ना, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारा दिमाग यूज इट और लूज इट इस सिद्धांत पर काम करता है। यानी हम जितना सोचते समझते और समस्या हल करते हैं उतना ही दिमाग तेज और एक्टिव होता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया कम होने लगती है तो धीरे धीरे सोचने समझने और एनालिसिस आंकलन करने की भी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसके अलावा एआई पर निर्भरता से बच्चों में धैर्य की कमी आने लग जाती है। जल्दी वो हार मारने की आदतें उनमें बढ़ने लगती है। फिर उनको इस तरह की लर्निंग प्रोसेस हो जाती है, कॉपी करा पेस्ट करा बस हो तो जाता है ना, यहाँ से उठाओ वहां पे चिपकाओ, इस तरह की आदतें हम बच्चों में देख सकते हैं। एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि बच्चों की पढ़ाई में एआई के उपयोग करने से बच्चों को सब्जेक्ट आसानी से समझ आते हैं। कठिन सब्जेक्ट को एआई टूल्स की मदद से बच्चों की उम्र के हिसाब से सरल भाषा में वीडियो ग्राफिक्स की मदद से आसानी से समझाने में मदद मिलती है। एआई चैटबॉट के पास लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। एआई बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क और प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से मदद भी करता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन बस फिर वही है कि इसमें स्कूल में टीचर और घर में जो माता पिता हैं उनका ध्यान उस पर पूरा रहे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ये आदतें उनमें बनती चली जाती है तो आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई फिर उनके व्यक्तित्व दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जैसे कि बुनियादी समझ कमजोर होने लगेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनका जो स्किल होता है वो कमजोर
कमजोर होने लगेगा, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, फिर क्रिएटिव बच्चों में रचनात्मकता भी कम होने लग जाती है, मेहनत से भागने लगती है। बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम उनका बढ़ने लग जाता है। तभी तो देखिए आप छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा है। चश्मा है। और ये जो है ना, सिर्फ आंखें ही खराब नहीं होती, उसकी रेडिएशंस बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो बहुत जल्दी बच्चे जो गुस्सा हो जाते हैं, अपनी ही जिद करवाने लग गए, ये सब इसके दुष्परिणाम है। अब पुराना जमाना याद कीजिए ना दीपा, हमें सारे पहाड़े वगैरह सारे एकदम से मुंह जबानी याद रहते थे। कई सारे फोन नंबर हमें मुंह जबानी याद रहते थे। और जब से हमारे हाथ में भी फोन आया, तो हम देखिए ना, हमारे पास भी, हम कई घरों के पुराने नंबर अगर होंगे कहीं, हमें याद अगर कहीं होंगे तो शायद होंगे, लेकिन पहले हमें कितने सारे लोगों के, कितने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके नंबर हमें ऐसे ही याद रहते थे। और अब इसीलिए ये जरूरी हो गया कि जब भी इस्तेमाल कर रहा है बच्चा या बड़े भी, तो इसका इस्तेमाल केवल गाइड या सपोर्ट के रूप में किया जाना चाहिए। और उसको ये होमवर्क करने के लिए इसके प्रेरित ना करें। जब भी बच्चा अटक जाए तो उसे कहें कि आप पहले खुद कोशिश करो, खुद हल करने की कोशिश करिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है और अगर आपको टीचर से अनुमति है, तभी आप एआई का इस्तेमाल करें। और ऐसा होता है ना कि माता पिता को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों के अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पर अभी के जो मार्क्स है ना, ये जिंदगी में इतने ज्यादा मायने नहीं रखते हैं जितनी उनकी समझ, उनकी क्रिएटिविटी मायने रखती है। अभी याद कीजिए ना कि अगर हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के जो मार्क्स है वो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल। पर तभी ऐसा लगता है ना, बच्चों, माता पिता को लगता है कि अरे वो एआई से पढ़ेगा तो उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, पर ये बात नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी को हमें डेवलप करना है, उसके अंदर के स्किल्स को हमें डेवलप करना है, ना कि उन्हें एआई का सहारा देना है हमें। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठी खुद मन जा
सचमुच बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों में एक प्यारा सा एक गुण भी होता है ना, विनम्रता का। सारे अहंकार से मुक्त होकर दूसरों के प्रति जो आदर करते हैं वे बच्चे या बड़े दिल में जगह बना लेते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, विनम्रता का अर्थ अहंकार से मुक्त होकर दूसरों के प्रति आदर, शिष्टता और उदारतापूर्ण व्यवहार करना। ये एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति अपने सफलताओं पर घमंड न करते हुए जमीन से जुड़ा रहता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम होता है। यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और विनम्रता के प्रमुख विशेषताएं ऐसी अहंकारहीनता। इन्होंने बहुत सारा बड़ा सा कमेंट लिखा है। नम्रता, शालीनता, सुशीलता, विनय, शिष्टता, दीनता विनम्रता के उदाहरण है। सफलता के बाद इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद उनकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया, ऐसा लोग कहते हैं। विनम्रता शब्द पर एक और विचार आया है। ये कहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का ये गुण है जो उसे महान बनाता है और व्यवहार की मिठास नहीं है ये, बल्कि भीतर की सच्ची समझ और संयम का प्रतीक है। विनम्र व्यक्ति अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करता बल्कि दूसरों का सम्मान करता है, उनसे सीखने के लिए सदैव तैयार रहता है। विनम्रता से रिश्तों में मधुरता आती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह दूसरों के दिलों में अपना स्थान बना ही लेता है। विनम्रता शब्द में ही एक सुकून छुपा है, जैसे कोई धीमी सी हवा जो बिना शोर किए दिल को छू जाती है। हमने महसूस किया है कि विनम्रता सिर्फ एक व्यवहार नहीं बल्कि एक खूबसूरत तरीका है जीने का। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों को ही नहीं खुद को भी थोड़ा और समझने लगते हैं। विनम्रता हमें सिखाती है कि हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्तों को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार। और एक और संदेश कहता है कि विनम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान और आदर सिखाती है। इससे रिश्ते मजबूत और मधुर बनते हैं। ये गुण समाज में प्रेम और शांति को बढ़ावा देता है। विनम्र लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। विनम्रता से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और सफलता के मार्ग को आसान बनाता है विनम्रता। एक साथी लिखते हैं, विनम्रता को हम बड़ी विनम्रता के साथ अपने जीवन में जब उतारते हैं तब संबंधों में मिठास के साथ साथ व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। विनम्रता ऐसी चीज है जो ऊंचाई पर पहुंचे इंसान को जमीन से जोड़कर रखती है। झुकाव आ जाता है जैसे फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर उदाहरण। एक साथी लिखते हैं, विनम्रता हमको अंदर से शांत और महान बनाती है। विनम्रता वह गुण है जो इंसान को ऊंचा बनाता है लेकिन उसे कभी घमंडी नहीं बनने देता। जिसके पास विनम्रता होती है वह हर किसी का दिल जीत लेता है, क्योंकि मीठे शब्द और सरल व्यवहार हमेशा याद रह जाते हैं। अहंकार हमें अकेला कर देता है, विनम्रता हमें सबका बना देती है। विनम्र व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। इनमें सुनने की शक्ति अधिक होती है, इसलिए इनके मित्र भी अधिक होते हैं। इसलिए जीवन में जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र भी रहो। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार। एक सखी कह रही, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे शब्दों में मिठास हो और हमारे व्यवहार में विनम्रता, ताकि हम जहां भी जाएं थोड़ा सा अपनापन छोड़ आए। और अब गीत सुन ले, चलिए। डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता हो। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की ये लाडोली निकल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना
बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल हो। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है, पास तो आ ये दिन मर जाने का है, ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। मौसम ये रूठने मनाने का है, अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। तो दीपा, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने कुल्फी, फालूदा और मिल्क शेक की रेसिपी लिखकर भेजी है। तो एक उन्होंने कुल्फी, जो एक पारंपरिक फ्रोजन डेजर्ट है, इसके बारे में मिल्क शेक इन्होंने एक्सप्लेन किया है, पर रेसिपी जो है मिल्क शेक की है। सामग्री: ठंडा दूध 1 गिलास, शक्कर 2 चम्मच, स्वादानुसार केला या आम। बनाने का तरीका: मिक्सी में दूध, शक्कर और फल डालकर 30 सेकंड पर चलाओ और गिलास में डालो। ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर ठंडा ठंडा सर्व करो। तो आप इसमें बहुत सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर आम बहुत अच्छा लगता है ना, अभी आम है बाजार में। बिल्कुल। और इसी तरह से फ्रूट फालूदा का एक व्यंजन विधि एक हमारी सखी ने लिख भेजी है। इन्होंने बताया कि इसे रूह अफ़ज़ा या भीगे सब्जा के बीज, फालूदा, सेवई या कटे हुए ताजे फल, ये इन सब के साथ भी आप इनको बना सकते हैं। तो इसमें 2-3 ऐसे लेयर लगते हैं। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब्जा लेना है आपको, 1-2 चम्मच सब्जा के बीज को आधा कप पानी में 30 मिनट के लिए भिगो के रख दें, ये जेली जैसे हो जाएंगे। अब जो सेवई, उसमें जो लंबी लंबी सेवई जो लिखती है, वो डालने के लिए फालूदा सेव के पैकेट के निर्देशन के अनुसार उसको उबाल कर, छान कर और ठंडा कर लेना है। फलों में आप आम, सेब, केला, अनार, ये सारे इस तरह के या आपके पसंद के जो भी फल हैं वो ले सकते हैं। दूध को गाढ़ा करके चीनी के साथ उबाल लें, ठंडा करें और चाहे तो इसमें आप रोज का सिरप, मतलब जो गुलाब का जो सिरप होता है वो आप डाल सकते हैं। अब इसे असेंबल कैसे करना है, तो पहला लेयर आप एक लंबे ग्लास में 1-2 बड़े चम्मच, कांच का ग्लास, हाँ लंबा कांच का ग्लास, उसमें आप सबसे पहले तो आप रोज सिरप डाल दीजिए 1-2 बड़े चम्मच सबसे नीचे। दूसरा लेयर उसके ऊपर डलेगा 2-3 चम्मच भीगा हुआ सब्जा या 2-3 चम्मच उबली हुई सेवई, ये भी आपको दोनों डाल सकते हैं। तीसरे लेयर में आप बारीक कटे हुए जो भी मिश्रित फल हैं, जो फ्रूट्स आपको घर में जो भी उपलब्ध है या जो आपके घर में पसंद है वो आप डालिए। और चौथा लेयर ऊपर से ठंडा गाढ़ा दूध या रबड़ी आप बना करके वो भी डाल सकते हैं। फिर अब इसको सुंदर और फिनिशिंग कैसे करना है, तो ऊपर से आइसक्रीम का एक बड़ा सा स्कूप, वो भी आपके पसंद का, वनीला वैसे सबके साथ चल जाता है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी या कोई शाही कुल्फी, कोई जो भी फ्लेवर हो, यानी अगर कुल्फी फालूदा खाना चाहते हैं तो उसमें आइसक्रीम की जगह कुल्फी डाल दें, कुल्फी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल
डाल सकते हैं। और गार्निश के लिए आप कटे हुए मेवे जिसमें पिस्ता, बादाम, काजू और टूटी फ्रूटी जो लाल हरे रंग की होती है, वो बड़े बच्चों को बड़ी पसंद आती है, वो भी डाल सकते हैं। स्वाद के लिए आप रबड़ी या कस्टर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी सी देर आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए और जब ये बिल्कुल ठंडा, अच्छा ठंडा हो जाए तब खाने के बाद सबको सर्व कीजिए। देखिए गर्मी भरी जो उमस भरी शाम आपकी कितनी सुंदर और रंगीन हो जाती है। दीपा, इतना मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जल्दी से जाओ और कुल्फी फालूदा या फिर आइसक्रीम फालूदा खा ले। क्यों नहीं, ठंडा ठंडा गाना सुनाए, सुनते हैं गीत। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे पिया मन में तुरी था है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो नैन जो है वो दगाबाज हो सकते हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं के साथ और श्रोता हमारे साथ बिल्कुल दगाबाज नहीं है। लेकिन समय कह रहा है आज तो विदा लेनी होगी, तो इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।